हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। CIS परिवार की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के नाते जो है कोचिंग जो ऑफलाइन चलनी थी वो भी आरंभ नहीं हो पाया है। तो इसलिए जो है कोचिंग का ये आज का पहला दिन है जिसमें ऑनलाइन मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश समस्त जो कक्षाएँ हैं आपको जो है संचालित की जा रही हैं। तो मैं धीरज जो कि यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ और आशा करता हूँ कि जो कुछ भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों का उत्तरदायित्व तो यही बनता है कि जो भी आपको वीडियो दिलाए जाएं, जो भी आपको दिखाया जाए उसके ऊपर आप अमल करिए और अच्छे से अच्छे उसको रिवीजन करिए जब तक कि कोचिंग खुल नहीं जाती है। और आप जानते ही हैं कि पढ़ाने का तरीका हम लोगों का कैसा है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के बीच जो है पहली बार जो है ऑनलाइन आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको प्रारंभ करते हैं संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम कहा जाता है, यह एक ऐसा चैप्टर है जो प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम से तात्पर्य है कि जो संख्याओं का जो एक सुव्यवस्थित क्रम होता है वही क्या कहलाता है, आपका संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की संख्याएं आती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है इत्यादि। तो विभिन्न प्रकार के संख्याओं का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, आपका संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे देखते हैं आगे, इसमें लेते हैं सबसे पहले क्या, पूर्णांक। पूर्णांक या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसको काउंट किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके। अर्थात गिनने की जो प्रक्रिया होती है वो एक से आरंभ होती है, एक से आरंभ होकर के अनंत तक चलती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर हम इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण संख्या कहा जाएगा। अर्थात इसका मतलब है कि जीरो से लेकर के अनंत तक चलने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। देखिए, अगर जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसको आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद क्या आता है आपका, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलिए या प्राकृत संख्या बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसको एक से आरंभ किया जाता है। अर्थात यह एक से आरंभ होकर के अनंत तक चलती है। ऐसी संख्या जो एक से आरंभ होकर अनंत तक चले उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या पद्धति जो चैप्टर है यह प्रायः क्या होता है, सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित 2 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर कट जाए। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो, ऐसी संख्या जो है वो प्रायः क्या होंगी, 2 से कट जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर ना कटे। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर ना कटे उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहा जाता है। और विषम संख्या कहाँ से आरंभ होती है, 1 से। अब देखिए, दोनों में कॉमन डिफरेंस की बात होती है। सम संख्या और विषम संख्या में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। ये सब देखिए आधारभूत तथ्य हैं जिसको बेसिक फैक्ट कहा जाता है। यानी सम संख्या और विषम संख्या दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 2 का पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जब इससे रिलेटेड सवाल बताए जाएंगे तो वहाँ पर जो सूत्र मिलेगा आपको, जो फार्मूला दिया जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है, दोनों के फार्मूला क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। आगे क्या आता है, आगे इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। अर्थात जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं।
और जो इसका हर है यानी q इक्वल टू नॉट जीरो, जो भिन्न का डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, और इनफाइनाइट आने पर क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसको p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे अगर लिखना चाहते हैं तो 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, अगर 22/7 दिया जाए तो ये किस में आएगा, आपका परिमेय में आएगा। करड़ी के जो वैल्यू होते हैं, करड़ी 4, करड़ी 9, करड़ी 16, √4, √9, √16, अर्थात ऐसी संख्या जो करड़ी में रखी गई हो, रूट में रखी गई हो, और उसका जब मान निकाला जाए तो आसानी पूर्वक निकल जाए। जैसे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, 9 का निकालेंगे तो 3, 16 का निकालेंगे तो 4। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके। जैसे ही सेम उल्टा है परिमेय संख्या का, तो p/q के रूप में इसमें व्यक्त किया जा सकता था, इसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती हैं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जैसे आप रख सकते हो क्या, पाई का वैल्यू कभी कभार 3.14 भी रखा जाता है, 22/7 भी रख देते हैं। तो 22/7 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में अगर है तो परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं है तो फिर किस में, अपरिमेय होगी। डेल्टा ले लो, ठीक। इसके बाद क्या है, अन्य संख्याएं जो हैं, परिमेय को छोड़ करके जो अन्य संख्याएं बचती हैं वो किस में जाते हैं, आपके अपरिमेय में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इसके बाद क्या आता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके बनाया जाता है। परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसी संख्या जो निर्मित होगी उसे क्या कहा जाएगा, वास्तविक संख्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको लिखना है तो 1, 2, 3, 22/7, पाई, डेल्टा, करड़ी 4, करड़ी 5, करड़ी 9, etc। यानी जो परिमेय में है और जो अपरिमेय में है दोनों को सम्मिलित रूप से लिखने पर क्या प्राप्त होगा, आपको वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए अंतर क्या होता है, कभी कभार थ्योरी टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दे दिया जाता है क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं या क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। अगर इस तरीके से पूछा जाए क्या वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, क्या वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, अगर वास्तविक से परिमेय और अपरिमेय में जाएगा तो इसका उत्तर क्या आएगा, नहीं होते हैं। लेकिन परिमेय से परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों मिला करके या अलग अलग कहा जाए वास्तविक संख्या है तो इसका उत्तर क्या आएगा, होते हैं, सही है। यानी सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही बात है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही बात है। लेकिन वास्तविक संख्या न तो परिमेय होता है न तो अपरिमेय होता है, ठीक। क्योंकि एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल आपको परिमेय के मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको अपरिमेय के मिलेंगे। इसके बाद क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जाए। अर्थात ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जाती है उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्या के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जाए। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से, ना तो 1 से स्टार्ट होगा, ना तो 2 से, ना तो 3 से। क्यों, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगे। तो 1 का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यानी वो स्वयं से कटने के साथ साथ किसी अन्य दूसरी संख्या से भी कटना चाहिए। अच्छा, ये 4 जो लिखा गया है, 4 आप देखिए 4 तो खुद से कटेगा ही, इसके अतिरिक्त ये 2 से कट जाएगा। इसके बाद आता है 6, फिर आता है 9, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये आपका 2 से कट जाएगा, ये 2, 3 दोनों से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 और 2 से कट जाएगा, 2, 3, 4, 6 से कट जाएगा, 7 और 2 से कट जाएगा, और ये 3 और
5 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। इसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है। अर्थात ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो है ये 2 से आरंभ होती है। 1 से इसलिए आरंभ नहीं करते हैं क्योंकि 1 न तो भाज्य में आता है न तो अभाज्य में आता है। तो ये 2 से स्टार्ट होता है। 2 क्या है? ये स्वयं से कट रही है, या 1 के कंडीशन के लिए बताया गया कि 1 के कंडीशन के लिए कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अगर ये पूछा जाए किसी भी प्रश्न में कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखी जाए तो बताइए उसमें कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो टोटल अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 25। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती अगर काउंट किया जाए तो उसमें अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। देखिए साथ साथ पढ़ते चलिए। जहाँ पर भी आपको लगे इस चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तुरंत वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से देखिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। आपका देखिए फालतू का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा थोड़ा जल्दी पढ़ाया जाएगा और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको आप बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। तो अभाज्य संख्याओं तक की बात हो गई। अब इसके बाद क्या आता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? साथ साथ अभाज्य संख्या चले। तो सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका मस 1 होता है। ये 2 संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। ऐसी संख्या जिनका मस 1 प्राप्त होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभी आपको जो सवाल बताए जाएंगे, अभी तो केवल नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी मैथमेटिक्स में जो नंबर्स यूज किए जाते हैं उनको नाम क्या क्या दिया गया है। तो ये हो गया 2, 3 हो गया, 4, 5 हो गया। ठीक, तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका मस 1 प्राप्त हो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्रमागत संख्या। हर चीज़ें देखिए आपको बताई जाएंगी, आप परेशान मत होइएगा। हर चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि इस वीडियो की सहायता से हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे अपने मित्रों को बढ़ाइएगा। तो आती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या से तात्पर्य यह है कि क्रमागत संख्या जो होती है उसका जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। अर्थात जो ऑर्डर सीक्वेंस होगा इसका वो निश्चित होगा। वो चाहे जहाँ से स्टार्ट हो चाहे जहाँ तक जाए उसके बीच की जो गैपिंग होगी, इंटरवल जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या कहा जाता है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि जो संख्याएं क्रम से चले उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? क्रमागत संख्या नाम देते हैं। तो 1, 2, 3, 4 हो गया। क्रमागत संख्याओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो होता है समक्रमागत और एक होता है विषम क्रमागत। एक होता है समक्रमागत और एक होता है विषम क्रमागत। तो समक्रमागत का मतलब है कि इसमें सम संख्याओं का क्रम निश्चित रूप से चलेगा, और विषम का मतलब क्या होता है कि इसमें विषम संख्याओं का जो क्रम है वो निश्चित रूप से चलेगा। तो सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या का मतलब क्या है? विषम संख्या जैसे अगर आप लिखना चाहेंगे तो 1, 3, 5, 7 और कितना 9, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का देखिए इंटरवल, देखिए यहाँ का इंटरवल 2, फिर यहाँ का इंटरवल 2, फिर यहाँ का इंटरवल 2, फिर यहाँ का इंटरवल 2। यहाँ का भी देखेंगे तो इंटरवल आपका 2 ही आ रहा है। ठीक, आपको पहले ही बता दिया गया कि अगर सम क्रमागत की बात की जाए या विषम क्रमागत की बात की जाए तो संख्याओं में बहुत अंतर नहीं होता है। जैसे आपने सम और विषम भी ऊपर पढ़ा, तो सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए और विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे। तो ठीक, संख्या वही है, लेकिन इनके जो बीच का इंटरवल होता है, बीच का जो डिफरेंस होता है वो दोनों में क्या होता है? इक्वल होता है।
तो जो भी आपका सूत्र बनेगा वो आपके दोनों के लिए इक्वल होगा। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की संख्याएं थी जिसका जिक्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। देखिए, सवाल प्रायः पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसमें जो है दे दिया जाता है कि बताइए कि ये संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, किसी भी प्रश्न में मान लीजिए, ये सब परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अगर आपको परीक्षा में सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो उत्तर कितना आएगा? 2। अभाज्य संख्या का जो लिस्ट देखेंगे उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जब आप लिखते हैं तो 2, 3, 5, 7 और कितना 11। तो आपको एक अंकों वाला अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो एक अंकों वाली जब अभाज्य संख्या की बात है, ठीक, 10, 20, 30, 40 ये चलता रहेगा कब तक? 150 तक की संख्याओं का अगर योगफल पूछा जाए तो यहाँ से भी आप सबसे पहले क्या करेंगे? n निकालेंगे। और n अगर निकालते हैं तो n बराबर आप क्या लिखेंगे? अंतिम पद कितना? 150 लिखा गया। ठीक, माइनस प्रारंभिक पद कितना? 10 लिखा गया। बटे डिफरेंस आपको बताया गया निकटतम दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर कितना? 10 और +1 अतिरिक्त करना है। तो 150 में से 10 घट गया तो कितना आ गया? 140 और बटे कितना? 10 प्लस कितना? 1, ये कट गया 14 और ये +1 कितना? टोटल 15। तो यानी कि जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई? 15। अब इसके बाद अगर सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे, संख्याओं का योगफल निकालते हैं, तो संख्याओं का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? लास्ट डिजिट कितना? 150 प्लस पहला डिजिट कितना? 10, टोटल का अपॉन 2 इंटू कितना? n कितना आया? 15, तो 15। ठीक, 160 यहाँ हो गया बटे कितना? 2 गुणे कितना? 15। 2 से काट दिए तो कितना बार? 80 बार, गुणे कितना? 15 बार। ठीक है, तो 15 का 80 में अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1200। टोटल कितने आ जाएंगे? 1200। ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तरीके देखिए अलग अलग हो सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, कोई भी सवाल हो, हर सवाल का 2 से 4 से 5 से जितना तरीका आप खोज सकते हैं उतने तरीके आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको n निकालना है, अगर आपका डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो आपको क्या करना है? इसमें डायरेक्ट भाग दे दीजिए। तो 150 में अगर आप 10 से भाग देते हैं तो सीधा का सीधा आंसर कितना आ गया? 15। ठीक, तो ये जो 15 आया वो आया क्या? n। ठीक है, 15 आया कितना? n। अब अच्छा, आपको समझ में केवल आना चाहिए इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। ठीक, आगे ऐसे लिखते जाइए, केवल समझाने के लिए प्रक्रिया ली जा रही है, बाकी ऐसे करना नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से काट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्याओं को हमने शुरुआत से काट दिया और 7 संख्याओं को हमने लास्ट से काट दिया। तो जो बीच का नंबर बचा, बीच के नंबर में ही क्या करना है? जो आपने n बराबर 15 लाया था उसी से गुणा कर दीजिए। आपका उत्तर आ जाएगा कितना? 1200। आपको केवल समझने के लिए है, ये तो आपको किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? लास्ट वाले डिजिट में पहले वाले डिजिट से भाग दे दीजिए। पहले वाले डिजिट से भाग दे दीजिए। ठीक, भाग देने के बाद तो भाग दिए तो कितना आया? 15। ठीक, अब ये पूछेंगे अगर संख्या मान लीजिए इस प्रकार से हो 2, 4, 6, 40 तक, तो इसका कितना आएगा? तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा?
20, यानी आपको 20 बार लिखने पड़ेंगे या कलम उठानी पड़ेगी। तो 20 का मतलब क्या आ गया, n। ठीक है, अब अगर आपको उत्तर निकालना है तो 2 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 40 तक, वहाँ का जो आएगा कितना आ जाएगा, उसके जो बीच का पद होगा 21 होगा, 21 में 20 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 420। ठीक, इस प्रकार से आप करिए, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया संख्याओं का योगफल। अब संख्याओं के योगफल के बाद क्या आता है, संख्याओं के वर्गों का योगफल। दूसरा टाइप, संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब देखिए, संख्या के बारे में ही सब चल रहा है, तो संख्या आपका संख्या भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, गुणज के रूप में मल्टीपल में भी आ सकता है। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक, संख्याओं के वर्गों का योगफल का मतलब क्या है, अगर सवाल दे दिया जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर तक योग बताइए, 10 का स्क्वायर तक योग बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको यसियन का मतलब क्या है, यसियन का मतलब सम ऑफ नंबर्स। इसके लिए स्पेशल सूत्र है आपका कितना, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान कितना 6, वेयर n इक्वल टू लास्ट डिजिट, जहाँ पर n का मान आपको कितना रखना है, अंतिम संख्या रखना है। अंतिम संख्या अगर आप रख देते हैं तो 10 गुणे 10 प्लस 1 और यहाँ 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे कितना 6, तो ये आ गया 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6, 2 से काटे 5 बार, 2 से काटे 3 बार, 3 से काटे 7 बार, टोटल मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 385। यानी अगर 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो वहाँ का आंसर कितना आएगा, फिर 385 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये उत्तर आ जाएगा आपका कितना 385। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है दूसरा सवाल, ऐसे भी सवाल इसमें बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका 1 से ही स्टार्ट हो या 2 से ही स्टार्ट हो, लेकिन सूत्र याद रखिएगा इसका, अगर वर्गों का योग पूछा जाए, किसी भी संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए तो n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। इस प्रकार से अगर मान लीजिए दे दिया जाए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर तक योगफल बताइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का विधिवत अंत किया जाएगा, यानी आपको बेसिक सवाल भी बताए जाएंगे, छोटी छोटी परीक्षाओं में भी जो आते हैं सवाल वो भी बताए जाएंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो सीजीएल टाइप के जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल तक का मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आप संख्या पद्धति पढ़िएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि शायद ऐसे कुछ सवाल हैं जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुरुआत की जो चीज़ें हैं, शुरुआत में कोई भी चीज़ आपको लगती है कि हम पढ़े हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये वीडियो का क्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि नहीं, शायद इसको रिपीट कर लेना चाहिए या हमको ये नहीं आता है। और रही बात गलती की, तो गलती आपसे 1 मिनट में करवाई जा सकती है। सवाल वही दिए जाएंगे लेकिन आपसे गलती करवाई जा सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम सिखा रहे हैं केवल, ऐसा नहीं है कि मुझे 2 मिनट के अंदर या 30 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सवाल आपको बता करके चले जाना है। यहाँ हमको आपको सवाल बता के उत्तर बता के नहीं जाना है, यहाँ मुझे क्या करना है, आपको सिखाना है, तरीके बताने हैं कि तरीके किस प्रकार से आप लगाइए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से और जल्दी बन जाए। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये दे दिया गया 11 का स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ दे दिया गया 20 का स्क्वायर, तो आपको n बराबर तो बता दिया गया है कि आपको रखना कितना है 20, लेकिन n बराबर 20 आपको तब रखना है जब ये संख्या स्टार्ट होती कहाँ से, 1 से। जब ये संख्या 1 से स्टार्ट होती तो n बराबर कितना रखना था 20, लेकिन ये संख्या तो स्टार्ट है 11 से, तो यहाँ पर फिर से एक बार n की वैल्यू लेंगे, इसके पीछे की संख्या का कितना 10। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से मान के चलिए ये जौनपुर है, ठीक, ये आपका वाराणसी है, वाराणसी, ठीक, उसके आगे चले जाइए, मान लीजिए मिर्ज़ापुर, कुछ भी जान जाइए,
अगर कोई बंदा ये कहता है कि जौनपुर से मिर्ज़ापुर का डिस्टेंस बताओ, तो जौनपुर से मिर्ज़ापुर का डिस्टेंस टोटल मान के चलो 200 किलोमीटर, ठीक। लेकिन अगर वही बंदा बनारस में खड़ा होकर के बोले अब बताइए बनारस से मिर्ज़ापुर का डिस्टेंस कितना है, तो वहाँ से बोलेगा ये 100 किलोमीटर। तो 100 तो ये कम कैसे हो गया? अगर हम हमेशा मिर्ज़ापुर की ही डिस्टेंस 200 बताते रहेंगे तो आप इसका मतलब क्या है, आप हमेशा यहीं पर हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर n बराबर आप हमेशा लास्ट का पद रखते जाएंगे तो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, टोटल 1 से कर रहे हैं, ठीक। तो जब भी आपको बीच से कहीं पर सवाल दिए जाएं, बीच से कहीं पर अंक लिखे जाएं, तो आपको कुछ करना नहीं है। एक तो लास्ट वाला डिजिट आप पहले उठा लीजिए, उसके बाद जहाँ से आपको सवाल दिया गया है ठीक उसके पहले का डिजिट उठा लीजिए। ठीक उसके पहले का डिजिट उठा लेने से क्या होगा, वो माइनस कर देंगे तो जो संख्या बचेगी वो उसके रेंज में होगी, ठीक है। तो n बराबर 20 रखेंगे तो 20